चलो आगे। ये इस एक्ट का लास्ट पार्ट है। सेक्शन 15 पावर्स टू मेक रूल्स। द appropriate government may, after previous publication by notification in official gazette, make rules to carry out the purpose of the act। जैसे मैं बोला ना कि हर एक्ट का जो पर्पस है वो पूरा होने के लिए, पूरा करने के लिए कुछ रूल्स, रेगुलेशन, प्रोसीजर्स बनाने पड़ते हैं और वो पावर्स उस एक्ट में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को दिए गए हैं। तो और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फिर वो रूल्स बनाती है। उसमें ये तो फर्स्ट हुआ। सेकंड है इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ फोरगोइंग पावर्स सच रूल्स में, मीन्स जो पावर्स दिए गए हैं उसमें किसी प्रकार का एक जनरल में किंतु परंतु नहीं करते हुए, मीन्स बहुत ज़्यादा तफावत निर्माण नहीं करते हुए रूल्स बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो वो रूल्स क्या बना सकती है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट? तो प्रिस्क्राइब एडिशनल मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन शेड्यूल and the procedures to be followed in modifying standing orders or amendments or certified standing order। एक प्रोसीजर अपन ने देखा सेक्शन 2A के बाद में, एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर, एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर। एक प्रोसीजर दिया हुआ है। यदि सरकार को ऐसे लगता है कि ये प्रोसीजर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, यह प्रोसीजर बहुत ही इजी है, तो सरकार उस प्रोसीजर में कुछ अमेंडमेंट्स ला सकती है रूल्स के द्वारा। ठीक है, एक्ट में चेंज नहीं करेंगे क्योंकि एक्ट का मसूदा एक बार तैयार हो गया। एक्ट्स में जनरली रिवीजन करते हैं 5 या 10 साल में, या कहीं कहीं पे तो 50-50 साल हो गए नहीं करते हैं। रूल्स में किए जा सकते हैं क्योंकि रूल्स वो प्रोसीजर जो आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करना है। तो सरकार रूल्स का प्रावधान रखते हैं कि इस प्रकार के रूल्स बनाए जा सकते हैं भविष्य में, कि जिससे जो शेड्यूल में एटम्स दिए हुए हैं उस एटम से संबंधित रूल्स को मॉडिफाई किया जा सकता है या एडिशनल रूल्स डाले जा सकते हैं। एक दूसरा, सेट आउट मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। अब एक मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर 1946 से चल रहा है, तो हो सकता है कि दूसरी स्टैंडिंग ऑर्डर भी मीन्स टोटली डिफरेंट इस प्रकार से इफेक्ट में ला सकती है। इस प्रकार के प्रावधान है। तीसरा है प्रिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर सर्टिफाइंग ऑफिसर्स एंड अपीलेट अथॉरिटी। सर्टिफाइंग ऑफिसर जिस हिसाब से स्टैंडिंग ऑर्डर की जब एप्लीकेशन आती है और उसको प्रोसेस करता है, तो उसका वो जो प्रोसेस करता है वो किसी खास प्रोसीजर के तहत ही करता है। तो उस प्रोसीजर में भी करेक्शन ला सकती है, बदल ला सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है उस प्रोसीजर में सर्टिफाइंग ऑफिसर्स के एंड अपीलेट अथॉरिटी के। देन प्रिस्क्राइब फी टू बी चार्ज फॉर कॉपीज ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर दोज हैव बीन एंटर्ड इन रजिस्टर। अब स्टैंडिंग ऑर्डर्स के लिए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कर्स या ट्रेड यूनियन, एम्प्लॉयर या प्रिस्क्राइब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कर्स, इन लोगों ने मिलके एप्लीकेशन की थी या एम्प्लॉयर ने जैसी एप्लीकेशन दी थी, इन्होंने उसमें ऑब्जेक्शंस रेज किए या ऑब्जेक्शन रेज नहीं किए, और अल्टीमेटली दोनों की सिग्नेचर से एक स्टैंडिंग ऑर्डर का मसूदा गवर्नमेंट को सबमिट किया गया सर्टिफाइड ऑफिसर को, जिसमें उसने अपने डिलिबरेशंस यूज करते हुए स्टैंडिंग ऑर्डर को सर्टिफाई किया फाइनली। अब इसकी कॉपीज जब सर्कुलेट होती है तो सिर्फ एम्प्लॉयर को दी जाती है, बाकी लोगों को नहीं दी जाती। तो बाकी लोगों को यदि वो सब स्टैंडिंग ऑर्डर जिसकी एंट्री सर्टिफाइंग ऑफिसर ने रजिस्टर में की है, ऐसे स्टैंडिंग ऑर्डर की यदि कॉपीज चाहिए तो गवर्नमेंट उसके लिए कोई फी चार्ज कर सकती है।
कि भाई जनरली स्टैंडिंग ऑर्डर्स जब सर्टिफाई होती है या एप्लीकेशन दी जाती है मॉडिफिकेशन के लिए, तो वैसे तो फुल स्टैंडिंग ऑर्डर बनेगी तो बड़ी मुश्किल से 63 पेजेस में बनेगी छापने छुपने के बाद, पर वो रॉ फॉर्म में रहती है उसमें 50, 60, 70 पेजेस रहते हैं। तो यदि इतने पेजेस एवरी टाइम सरकार को अदर जेरोक्स करके देना है या उसकी प्रिंट निकाल के देना है तो खर्चा आता है। तो वो खर्चा फी के रूप में जो भी रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे स्टैंडिंग ऑर्डर की कॉपीज चाहिए उससे वसूल किया जा सकता है, उसका प्रावधान दिया है। देन कोई ऐसी मैटर जो उनको लगता है कि भाई ये तो स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 का है, आज हम 2024 में है, सर्विस कंडीशंस में, लोगों के रहन सहन में, लोगों के बर्ताव में, और कोविड के बाद में तो लोगों के बर्ताव में तो बहुत फर्क पड़ा है। ये जो बर्ताव है इसको प्रॉपर तरीके से चैनलाइज किया जाए। पनिशमेंट एवरी टाइम पॉसिबल नहीं है, उसमें करेक्शन किया जाए, उनको चैनलाइज किया जाए। चैनलाइज यानी जैसे देखो आप एग्जाम्पल लो रोज़मर्रा की ज़िंदगी का, आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, आप चाहते हो कि आपको जिस भी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है रेस्ट मिलनी चाहिए। दिन की जर्नी है, जनरली दिन की जर्नी में हम सो नहीं सकते बर्थ के ऊपर, नीचे का बर्थ जनरली मैक्सिमम लोगों से ऑक्यूपाइड रहता है, बीच का बर्थ आप लगा नहीं सकते, और ऊपर का बर्थ तक ठीक है खाली है, तो आप सोने की कोशिश कर रहे हो। पर उसी कोच में छोटे छोटे बच्चे हैं जो इधर से उधर दौड़ धूप कर रहे हैं, आड़े टेढ़े दौड़ रहे हैं, आड़े टेढ़े चिल्ला रहे हैं, और ये शोरगुल के कारण हो सकता है कि आपको नींद नहीं लग रही या आप मन को शांत करना चाहते हो पर मन शांत नहीं हो सक रहा है। तो एक तो तरीका ये हो सकता है कि आप डांट दें उन बच्चों को कि भाई आप अपने जगह पे बैठो, क्या शोरगुल चल रहा है। दूसरा हुआ कि आप उनके पेरेंट्स को बोल सकते हैं कि भाई अपने बच्चों को संभालो, ये क्या पब्लिक प्लेस है क्या, इधर हर एक ने आप अपना रिजर्वेशन करके इस कोच में बर्थ पाया है, उसकी आप अपनी प्राइवेसी है, तो बच्चों को आप कंट्रोल में रखो, हमें डिस्टर्ब हो रहा है। तीसरा ये हो सकता है कि उन बच्चों का वो शोरगुल कम करने के लिए हम उनको किसी छोटी कॉन्टेस्ट में या किसी गेम में इन्वॉल्व कर दें कि आओ बच्चों, चलो आप दौड़ रहे हो तो यहाँ से वहाँ तक, जो बच्चा पहले दौड़ेगा उसको एक चॉकलेट मिलेगा या एक फ्रूट मिलेगा या कुछ मिलेगा। हो सकता है ये तीनों चारों चीज़ें आपके पास नहीं है, पर आने वाले स्टेशन पे आप ले सकते हो, ताकि उसके बाद वाली जो जर्नी आपकी सुखद रहेगी। ये मैंने कई बार लंबी जर्नी की जो मैं ट्रेन में जब लंबी जर्नी कर रहा हूँ उस समय मैंने इस्तेमाल किया है और बहुत कारगर उपाय है, मैंने बहुत सुकून पाया उसमें कि बच्चों की एनर्जी जो है, देखो बच्चे हैं, चुलबुले हैं, एनर्जेटिक है, चुपचाप बैठना पसंद नहीं करेंगे, उनके लिए वो ट्रेन में आना एक एक्साइटमेंट है, क्योंकि बार बार बहुत कम बच्चे ट्रैवल करते हैं, मैक्सिमम फैमिलीज हॉलीडेज़ में वगैरह ट्रैवल करती है, कोई फंक्शन रहा, सेरेमनी रहा, उसमें ट्रैवल करती है, तो उनकी तो वो एक्साइटमेंट है, वो अपनी एक्साइटमेंट निकालेंगे, 4 बार बर्थ पे चढ़ेंगे, नीचे उतरेंगे, गिरेंगे, लगेगा, खिड़की साथ निकालेंगे, ये करो वो करो, सब रहेगा। पर वो उनका जो एजुकेशनल करिकुलम है, यदि किसी ने बोला कि अरे भाई किस क्लास में पढ़ते हो, तो अच्छा फर्स्ट में पढ़ते हो, 1-2 पोएम सुनाओ उनको, तो बच्चा नहीं करेगा जब तक उसको उसमें बहुत ही अभिमान है। मीन्स वो पोएम उसने कभी स्कूल में बोली थी और उसके ऊपर मैडम ने पैटिंग दिया था, उसको शाबाशी दी थी, तो ही वो करेगा। वो उसके वो दिन नहीं है, वो जो मौका है वो उसका एंजॉय करने का है। सेफ्टी अपने को देखना है, पेरेंट्स को देखना है। तो आप यदि बच्चों की एनर्जी ऐसी चैनलाइज करते हो तो आपको ध्यान में आएगा कि आप एकदम सुखद तरीके से ये होते हैं, बच्चे आपके दोस्त बन जाते हैं और बिल्कुल शोरगुल नहीं होता है, खुश रहते हैं, अपना भी पर्पस सॉल्व हो गया, उनका भी सॉल्व है। और खर्चा कितना है, ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 रुपये, ठीक है। तो जैसे हम उन बच्चों की एनर्जी चैनलाइज कर सकते हैं, रोक नहीं सकते, बहुत डांटोगे थोड़ी देर बच्चे चुप बैठेंगे, पर उसके बाद फिर से मस्ती करेंगे, वो जो डिस्टर्बेंस है वो चलते रहेगा। या इस प्रकार के भी लोग मिलते हैं, भिखारी मिलेंगे आपको जो बहुत अच्छा गाना गाते हैं,
पर जब तक वो उसको जो पैसे की वो उम्मीद कर रहा है लोगों से, 1-1 रुपया 2-2 रुपये कुछ भी रहो, वो मिलते नहीं है, तो वो अपनी एक टिपिकल सुर में, जिसको अपन बोलते हैं कि एकदम भन्नाट आवाज़ में अपना गाना या अपनी जो गुजारिश है वो करते रहता है, जो काफ़ी कर्कश लगता है। ऐसे टाइप के भी आप उसको चैनलाइज कर सकते हो कि भाई साहब बहुत बार अंधे रहते हैं लोग, पता नहीं उनको उनके अगल बगल में किस प्रकार के लोग हैं, क्या माहौल है, कुछ नहीं है, उनको तो बेचारों को 2 वक्त की रोटी के लिए पैसे कमाना रहता है। पर ऐसे बंदों को यदि आप बिठा दो नीचे में और बोले कि भाई साहब आप एक बढ़िया अच्छा सा पुराना गाना गाओ, दिलीप कुमार का है, मुकेश का, किसी का, तो ठीक है, उसकी आवाज़ में उतना मधुरता नहीं रहेगी, पर उसका जो तबला बजाने का या झंझर बजाने का जो जुगाड़ है, जुगाड़ क्या रहता है जनरली, ये जो हमारे घर के ऊपर, हम पुराने जब घर थे तो उसके ऊपर कवेलू डालते थे, वो कवेलू के टुकड़े रहते हैं और वो टुकड़ों पे वो बराबर ट्यून में गाता है और बहुत अच्छा लगता है। कुछ तो बहुत सुंदर गाते हैं, मीन्स आवाज़ उतनी अच्छी नहीं रहेगी, उस आवाज़ में मिठास नहीं रहेगी, पर वो जुगाड़ से जो गा रहा है, वो जुगाड़ की आवाज़ में आपका मन खुश हो जाता है। तो क्या है, आपने तो इनिशिएट किया, आपने हो सकते हैं कि उसने बहुत अच्छा गाया तो 5-25 रुपये दे दिए, पर अन्य लोग भी बहुत बार बुलाते हैं, बाबा तो हमारे लिए भी गा, हम भी देते हैं, और पता हुआ कि उस कोच में भी 75 लोग हैं, जहाँ पे वो 1-1 रुपये के हिसाब से शायद 75 रुपये ले जाए, या शायद पूरे कोच में घूम के 1 रुपये ले जाए, कोई नहीं देगा। लोग घृणा करते हैं क्योंकि वो गंदा है, नहाया धोया नहीं है। कोविड के बाद में तो बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो लोग अवॉइड करेंगे उसको। जा भाई आगे बढ़, आगे बढ़, आगे बढ़, आगे बढ़ते बढ़ते वो आगे की कोच में बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से भी आप, मीन्स हमने क्या किया, अल्टीमेटली उनकी जो एनर्जी है या उनका जो हुनर है, जो अपने को डिस्टर्ब कर रहा है, चैनलाइज किया। हम उसको 5-10 रुपये ये भी दे के बोल सकते कि बाबा ये कोच का कलेक्शन तेरा हो गया, तो आगे के कोच में जाके गा, तो तुम्हारे यहाँ पे तो तुम्हारे कोच में शांति आ, ठीक है। तो वही एक्ट में है कि भाई आप कुछ मैटर्स को, एडिशनल मैटर्स चैनलाइज करने के आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो। देन नेक्स्ट है, अच्छा अब ये सब एक्ट बना, रूल्स बने, एवरीथिंग बना, पर ये एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की घर की खेती नहीं है कि उन्होंने बनाया और इम्प्लीमेंट करने के लिए छोड़ दिया। नहीं नहीं नहीं, आपको इस रूल्स के, इस एक्ट के तहत ये करना ही पड़ेगा। नहीं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान किया गया है कि किसी भी प्रकार का एक्ट या रूल जब इम्प्लीमेंट करने ऑपरेशन में आएगा, तो उसके पहले उसका जो मसूदा है, जो बना है सरकार ने, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, वो दोनों सभा में, राज्यसभा और लोकसभा में रखा जाएगा उनके अप्रूवल के लिए। जब वो उस मसूदे को या उस एक्ट को पास करते हैं, उसके बाद में ही उसका इनैक्टमेंट होता है, वो एक्ट के रूप में इम्प्लीमेंट होता है। तो उसका भी प्रावधान स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट में किया है कि जो भी आपने जो प्रोविजंस किए हैं इस एक्ट में, उस एक्ट को बोला गया कि एवरी रूल मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर दिस एक्ट शैल बी लेड एज सुन एज पॉसिबल बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट टू सीक देयर एग्रीमेंट। उनकी सहमति है इस प्रोविजंस के ऊपर, या उसमें किए गए मॉडिफिकेशंस के ऊपर, या उसमें किए गए रिडक्शन के ऊपर, या अमेंडमेंट के ऊपर उनकी सहमति है। उनके सहमति के लिए उसमें इन दोनों सभाओं में, बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में रखा जाता है, पास किया जाता है और उसके बाद ही इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसके बाद का सब्जेक्ट है शेड्यूल। हमने सेक्शन 2A में पढ़ा कि 4 copies of draft model standing order adhering to the matters mentioned in the schedule can apply for certification of standing order। वो जो शेड्यूल है, जो एनेक्शर है, जो लिस्ट है कि कौन से मैटर्स मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर के दायरे में आते हैं, इसके बाद में हम वो देखेंगे। और उसके पश्चात वो कम से कम 20-22 आइटम्स है, और उसके पश्चात
अभी स्टैंडिंग ऑर्डर रूल्स दो प्रकार से अभी विभाजित हो रहे हैं, एक है स्टेट गवर्नमेंट के और एक है सेंट्रल गवर्नमेंट के। जब तक मेरे व्यूअर्स मुझे ये नहीं बोलते कि स्टेट का सिखाया जाए या सेंट्रल का सिखाया जाए, ये एक्ट यहीं पे ख़त्म किया जाता है। इसमें किसी प्रकार के रूल्स आगे में आपके साथ शेयर नहीं किए जाएंगे और हम फिर से इंडस्ट्री रिलेशन के हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में आपको सेंट्रल के स्टैंडिंग ऑर्डर रूल्स चाहिए या स्टेट के स्टैंडिंग ऑर्डर रूल्स चाहिए, ये कमेंट्स में लिखें। अन्यथा यह एक्ट यहीं पे ख़त्म होता है। इसमें की ट्रेजेडी ये है मीन्स इस एक्ट की या किसी भी एक्ट की कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में वो सिर्फ एक्ट ही नहीं पूछता है, एग्जामिनर आपको कौन सा रूल पूछेगा ये नहीं पता, और रूल्स तो आप पढ़ रही नहीं हो क्योंकि मैं सिखा रहा ही नहीं हूँ। तो दोनों जो रूल्स है यदि मैं पढ़ाने बैठूँ तो काफ़ी कुछ सेशंस उसमें ख़त्म हो जाएंगे और इंडस्ट्रियल रिलेशन पीछे रह जाएगा। आईडी हमें लेबर लॉ में बाकी भी एक्ट्स पढ़ाने के हैं। तो आप अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि एक तो जो स्टफ़ मैं दे रहा हूँ, जिस प्रकार से आपको समझा रहा हूँ, पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, उसमें क्या एडिशन चाहिए, क्या सब्सट्रैक्शन चाहिए, एक। और दूसरा, ये जो रूल्स है स्टैंडिंग ऑर्डर के, ये स्टेट के चाहिए या सेंट्रल के चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।